ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इतिहास का अध्याय 2 क्लास 9 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। अब देखिए, इसमें याद रखने योग्य बातें हैं। सबसे पहले जो तुम्हें याद रखनी है, सबसे पहले क्या है, फ्रांसीसी क्रांति में सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की संभावनाओं का सूत्रपात कर दिया था। आमूल परिवर्तन का मतलब होता है कि बिल्कुल बदल देना। इसके बाद है दूसरा पॉइंट, तत्कालीन यूरोप में कुछ समूह विचार थे जो अपने विचारों और दृष्टिकोण से समाज में परिवर्तन लाना चाहते थे। ठीक है, यूरोप में कुछ समूह ऐसे थे जो अपने विचारों से समाज में परिवर्तन लाना चाहते थे कि लोगों की सोच बदले। तीसरा है उदारवादी। अब ये कौन कौन से थे? उदारवादी, रेडिकल, रूढ़िवादी, ये 3 समूह थे। अब इन तीनों के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम उदारवादी के बारे में। उदारवादी के बारे में है कि सभी धर्मों को बराबर का सम्मान देना। उदारवादी विचारधारा कहती है कि सभी धर्मों को बराबर का सम्मान देना चाहिए। और इसके बाद शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी, मतलब जो शासक होते हैं, जो पूरे देश को संभालते हैं, उनके पास लिमिट में सत्ता होनी चाहिए। ये ना हो कि अनियंत्रित सत्ता हो। व्यक्ति के अधिकारों के समर्थक थे। उदारवादी चाहते थे कि व्यक्तियों को अधिकार दिए जाए। और प्रतिनिधित्व आधारित निर्वाचित सरकार तथा स्वतंत्र न्यायपालिका के समर्थक, जैसे कि भारत की न्यायपालिका है स्वतंत्र, बिना किसी दबाव के काम करती है, ऐसी न्यायपालिका के समर्थक थे उदारवादी। चौथा है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के समर्थक नहीं थे। तो उदारवादी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के समर्थक नहीं थे। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है? जब हम 18 साल के हो जाते हैं तो बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार मिल जाता है। तो इसके ये विरोधी थे। ये नहीं चाहते थे कि सबको मताधिकार मिले। और निजी संपत्ति के समर्थक थे। ये थी हमारी उदारवादी विचारधारा। हमने क्या क्या पढ़ा इसमें? सभी धर्मों को बराबर का सम्मान देना चाहते थे, शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे, व्यक्ति के अधिकारों के समर्थक, प्रतिनिधित्व आधारित सरकार तथा स्वतंत्र न्यायपालिका के समर्थक, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के विरोधी और निजी संपत्ति के समर्थक थे। ये सब उदारवादी विचारधारा की बात हमने पढ़ी है। इसके बाद है अगला रेडिकल। अब रेडिकल क्या चाहते थे, कैसी इनकी विचारधारा थी? तो सबसे पहला पॉइंट है बहुमत पर आधारित सरकार ये चाहते थे। बहुमत मतलब जितने ज़्यादा लोग जो चाहते हैं वो वाली बात मानी जानी चाहिए। इसके बाद है बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त विशेष अधिकार के खिलाफ थे। मतलब ये खिलाफ थे कि जो बड़े बड़े जमींदार होते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है, और संपन्न उद्योगपति, जो बहुत पैसे वाले उद्योगपति होते हैं, उनको कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं, कुछ स्पेशल फैसिलिटी दी जाती है। तो रेडिकल्स जो थे वो उनके विरोधी थे, उनके खिलाफ थे कि किसी को ज़्यादा अधिकार नहीं दिए जाने चाहिए। और इनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। रेडिकल्स महिलाओं को वोट देने के अधिकार के क्या थे? समर्थक थे। वो चाहते थे कि महिलाओं को अधिकार, वोट देने का अधिकार दिया जाना चाहिए। और लास्ट है निजी संपत्ति का विरोध नहीं। निजी संपत्ति का विरोध नहीं, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध जरूर करते थे। ये क्या करते थे? लोगों के पास निजी संपत्ति होनी तो चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि समाज में कुछ ही लोगों के पास ज़्यादा संपत्ति हो। ठीक है, तो ये हमने रेडिकल्स की विचारधारा पढ़ी। क्या क्या है इसमें एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बहुमत पर आधारित शासन, जो ज़्यादा लोग चाहते हैं वो वाला शासन होना चाहिए, वाली बात मानी जानी चाहिए। बड़े जमींदारों और उद्योगपतियों को प्राप्त विशेषाधिकार के खिलाफ थे। इनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। और निजी संपत्ति का विरोध नहीं, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति के अधिकार का संकेंद्रण का विरोध करते थे, कि केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति
हो ऐसा नहीं होना चाहिए। और चौथी हमारी विचारधारा आती है रूढ़िवादी। रूढ़िवादी क्या कहते हैं? उदारवादियों और रूढ़िवादियों के विचारों का विरोध करते हैं। ये रूढ़िवादी क्या करते हैं? उदारवादियों और रूढ़िवादियों के विचारों का विरोध, मतलब रूढ़िवादी अपनी विचारधारा का विरोध करते हैं, इसमें मिस प्रिंट है। उदारवादियों और रेडिकल्स की विचारधाराओं का ये विरोध करते हैं। ये इसमें आप करेक्ट भी कर लेना, ठीक है? क्या लिख देंगे हम इसमें? रेडिकल्स। बी पॉइंट है, अतीत के सम्मान के समर्थक थे। अतीत में जो भी घटित हुआ उसका सम्मान ये करना चाहते थे। बदलाव की प्रक्रिया भी धीमी नहीं, और ये चाहते थे कि जो भी बदलाव आ रहे हैं वो प्रक्रिया धीमी नहीं होनी चाहिए, तेज होनी चाहिए। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है औद्योगिक क्रांति की समस्याएं। औद्योगिक क्रांति की क्या क्या समस्याएं हैं? सबसे पहले आवास की समस्या। आवास का मतलब क्या होता है? रहने की जगह। आवास की समस्या। कम मजदूरी मिलती है, काम की लंबी अवधि होती है, ज़्यादा समय तक मजदूरों से काम लिया जाता है। बेरोजगारी और साफ सफाई की समस्या, यह है औद्योगिक क्रांति की समस्याएं। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि औद्योगिक क्रांति की समस्याएं लिखो, तो आपको यही लिखना है। सबसे पहले आवास की समस्या हेडिंग बना देनी है और फिर उसमें एरो लगा के लिख देना है कि रहने की जगह की समस्या थी, कम मजदूरी थी, ठीक है? दूसरे पॉइंट में कम मजदूरी, तीसरे पॉइंट में काम की लंबी अवधि, मजदूरों से लंबे समय तक काम लिया जाता था। चौथे पॉइंट में बेरोजगारी लिखना है और पांचवें पॉइंट में लिखना है साफ सफाई की समस्या। ये हमारी औद्योगिक क्रांति की समस्याएं थी। इसके बाद समाजवाद के बारे में है कुछ जरूरी बातें। देखिए इसमें क्या है। अगला है समाजवाद। देखिए समाजवाद निजी संपत्ति के, जो समाजवादी थे वो निजी संपत्ति के विरोधी थे और समाजवादियों के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। कुछ समाजवादी विचार निम्नलिखित थे। देखिए विचारक निम्नलिखित थे। समाजवादी विचारकों में पहला नाम है रॉबर्ट ओवेन का। एक नए तरह के समुदाय न्यू हार्मोनी की रचना का प्रयास किया था। पेपर में 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि न्यू हार्मोनी विचारधारा किसने दी, रचने का प्रयास किसने किया? तो रॉबर्ट ओवेन ने किया था। दूसरा है लुई ब्लांक। लुई ब्लांक चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे, मतलब जो उद्योग थोड़े लोग मिलकर खोल लेते हैं ऐसे के स्थान पर सरकारी होने चाहिए। तीसरा है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। इनका विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है, फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर उद्योगपतियों का स्वामित्व है। जो फैक्ट्रियों में जितना भी पैसा लगता है वो सब उद्योगपतियों का उन पर अधिकार होता है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। ये कहते हैं कि जो पूंजीपतियों को लाभ होता है वो मजदूरों की मेहनत से होता है। ये कहते थे कि फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर उद्योगपतियों का स्वामित्व है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक पूंजीपति इस तरह मुनाफे का संचय करते जाएंगे, जितना भी प्रॉफिट होता है अपने पास उसको रखते जाएंगे, तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद और निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। मार्क्स का विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की ही होगी और एक ऐसे समाज की स्थापना होगी जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का यानी कि सामाजिक नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। उन्होंने भविष्य में इस समाज को साम्यवादी समाज का या कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया था। 1917 की अक्टूबर क्रांति के द्वारा, अक्टूबर क्रांति कब हुई थी? 1917 में। अक्टूबर क्रांति के द्वारा रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। पेपर में क्वेश्चन आता है
अक्टूबर क्रांति क्या है? तो फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। इसके बाद 20वीं सदी के प्रारंभ में रूस में क्या हालत थी 20वीं सदी की शुरुआत में? तो 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की लगभग 85% जनता जो थी वो खेती पर निर्भर थी। कारखानों की निजी संपत्ति, कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे, जहां काम की दशाएं बेहद खराब थी। यहाँ के किसान समय समय पर सारी जमीन अपने कम्यून मीर को सौंप देते थे और फिर कम्यून परिवार की ज़रूरत के हिसाब से किसानों को ज़मीन बांटता था। रूस में एक निरंकुश राजशाही थी। 1904 ईस्वी में जरूरी चीज़ों की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी। 1904 ईस्वी में जरूरी चीज़ों की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी। रूस की बातें पढ़ रहे हैं हम अभी। मजदूर संगठन भी बनने लगे जो मजदूरों की स्थिति में सुधार की मांग करने लगे थे। इसके बाद अगला पॉइंट है 1905 की क्रांति। 1905 की क्रांति, इसी दौरान पादरी गोपाल के नेतृत्व में मजदूरों के जुलूस पर जार के महल के सैनिकों ने हमला बोल दिया। पादरी कौन होते हैं? पादरी होते हैं जो चर्च में फादर होते हैं ना, सफ़ेद कपड़े पहने रहते हैं, वो उनको बोला जाता है पादरी। उनके नेतृत्व में मजदूरों के जुलूस पर जार के महल के सैनिकों ने हमला कर दिया था। जार शासक का नाम है और उनके सैनिकों ने हमला कर दिया था। घटना में 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 घायल हो गए। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। खूनी रविवार पूछा जाता है। 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई थी। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आता है कि 1905 की क्रांति की शुरुआत किस घटना से हुई थी? तो खूनी रविवार से हुई थी। सारे देश में हड़तालें होने लगी। सारे देश में क्या होने लगी? हड़तालें होने लगी। सारे देश में हड़तालें होने लगी थी। विश्वविद्यालय बंद कर दिए गए थे। विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, वकील, डॉक्टरों, इंजीनियरों और अन्य मध्यम वर्गीय कामगारों ने संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन की स्थापना कर ली। और 5वां पॉइंट है, जार एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद ड्यूमा के गठन पर सहमत हुआ। मात्र 75 दिनों के भीतर पहली ड्यूमा, 3 महीने के भीतर दूसरी ड्यूमा उसने बर्खास्त कर दिया। राजा ने, जार ने। तीसरे ड्यूमा में उसने रूढ़िवादी राजनेताओं को भर दिया ताकि उसकी शक्तियों पर अंकुश ना लगे। प्रथम विश्व युद्ध इसके बाद शुरू होता है 1914 से 1918। डेट याद रखनी है। पहला विश्व युद्ध कब से कब तक? 1914 से 1918। प्रथम विश्व युद्ध जो था वो 2 गुटों के बीच में लड़ा गया था। इनके नाम आते पेपर में पूछने के लिए। किस किस के बीच में? एक तो मित्र शक्तियां थी। मित्र शक्तियों के जो देश थे वो थे फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र शक्तियां थी फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। दूसरी है केंद्रीय शक्तियां। केंद्रीय शक्तियों के देश थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की। कौन कौन से थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की। इसके बाद फरवरी क्रांति पे आ जाते हैं। फरवरी क्रांति, फरवरी 1917 में मजदूरों के इलाकों में पदार्थों की भारी कमी हो गई थी। इसी के साथ अनेक विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत हुई। इन विरोध प्रदर्शनों में सेना के सिपाही भी शामिल हो गए। परिस्थिति को देखते हुए 2 मार्च 1917 को जार ने गद्दी छोड़ दी और एक अंतरिम सरकार का गठन किया। इस प्रकार फरवरी की क्रांति के द्वारा जार के निरंकुश शासन का अंत हो गया। ठीक है, बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। कर रही हूँ। इसके बाद हमारे अगले पॉइंट है कारण, घटनाएं और प्रभाव। चलिए, कारण, घटनाएं और प्रभाव हम पढ़ते हैं। सबसे पहले कारण, प्रथम विश्व युद्ध का लंबा खिंचना। जार के शासन के अंत की बात कर रहे हैं हम। प्रथम विश्व युद्ध का लंबा खिंचना। रासपुतीन एक सन्यासी का नाम था और रासपुतीन का प्रभाव।
तीसरा है असंख्य रूसी सैनिकों की मौत हो गई थी। चौथा, सैनिकों का मनोबल गिर गया था। पांचवा, शरणार्थियों की समस्या। शरणार्थी वो लोग होते हैं जो किसी कारण से अपने देश को, उन्हें अपना देश छोड़ना पड़ता है और दूसरे देश में रहने के लिए वो शरण मांगते हैं कि हमें रहने की जगह दे दो, जैसे कि बांग्लादेशी भारत के शरणार्थी, है ना। और इसका अगला पॉइंट है खाद्यान्न की कमी। फोर्थ पॉइंट खाद्यान्न की कमी। और पांचवा पॉइंट है उद्योगों का बंद होना। इसके बाद है क्या क्या घटनाएं हुई थी, ये तो कारण थे। घटनाएं क्या क्या हुई थी? फरवरी में मजदूरों के इलाके में खाद्य पदार्थों की बहुत बड़ी कमी पड़ गई थी, जो हमने अभी पढ़ा था। 22 फरवरी को एक फैक्ट्री की तालाबंदी हो गई थी, ताला लगा दिया गया था। 50 अन्य फैक्ट्रियों के मजदूरों की हड़ताल हो गई थी। और चौथा पॉइंट, हड़ताली मजदूरों द्वारा सरकारी इमारतों का घेराव हो गया था। पांचवा पॉइंट, राजा द्वारा कर्फ्यू लगना। 22 फरवरी को ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया गया था। 27 फरवरी को प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया था। सिपाही व मजदूरों के संगठन का गठन हुआ था। सैनिक कमांडर की सलाह पर जार का गद्दी छोड़ना। 22 को सैनिक कमांडर की सलाह पर जार को गद्दी छोड़नी पड़ी थी 2 मार्च 1917 को। इसके बाद प्रभाव क्या क्या पड़े थे? रूस में राजशाही का अंत हुआ था। सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का चुनाव हुआ था। अंतरिम सरकार में सोवियत और ड्यूमा के नेताओं की शिरकत। इसके बाद हमारे अगला पॉइंट है अप्रैल थीसिस। देखिए अप्रैल थीसिस में क्या है। 1917 में बोल्शेविकों के निर्वाचित नेता व्लादिमीर लेनिन रूस को लौट आए थे। पेपर में क्वेश्चन आता है, लेनिन रूस में कब लौटे? 1917 में। उन्होंने 3 मांगे रखी थी। पेपर में एक प्रश्न आता है, लेनिन ने लौटकर कौन कौन सी मांगे रखी थी? तो पहली मांग थी प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त कर दिया जाए। दूसरी थी सारी जमीन किसानों के हवाले कर दी जाए। और तीसरी थी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। इसके बाद है अक्टूबर 1917 की क्रांति। जैसे जैसे अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच टकराव बढ़ता गया, लेनिन को अंतरिम सरकार द्वारा तानाशाही सौंप देने की आशंका दिखाई देने लगी। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया। शाम ढलते ढलते पूरा शहर बोल्शेविक औकक नियंत्रण में आ चुका था। बोल्शेविक एक राजनीतिक दल का नाम था और मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। अन्य शहरों में भी बगावत होने लगी। इसे ही अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर 1917 के बाद क्या क्या बदला, देखिए इसके बाद क्या क्या हुआ। सबसे पहले निजी संपत्ति समाप्त कर दी गई। ज्यादातर उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया और सामंतों की जमीन पर कब्जा कर लिया गया। जीवन के सभी क्षेत्रों पर सेंसरशिप लगा दी गई। सेंसरशिप का मतलब होता है रोक लगाना, और कुछ भी काम अगर करना है तो पहले सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। अभिजात्य वर्ग द्वारा पुरानी पदवियों के प्रयोग पर रोक लगा दी गई। रूस एक दलीय व्यवस्था वाला देश बन गया। और एक दल कौन सा था? साम्यवादी दल। रूस ने जर्मनी के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर किए। रूस में गृह युद्ध की शुरुआत हो गई। ये सब हुआ था 1917 की अक्टूबर क्रांति के बाद। इसके बाद है गृह युद्ध। क्रांति के बाद पूरा रूस निम्नलिखित 3 समूहों में बंट गया। पहला है बोल्शेविक रेड्स, सामाजिक क्रांतिकारी ग्रीन्स और जार समर्थक व्हाइट्स। पेपर में आ जाता है व्हाइट, ग्रीन्स और रेड्स क्या थे। तो रेड्स जो बोल्शेविक थे, ग्रीन्स जो सामाजिक क्रांतिकारी थे और व्हाइट जो जार के समर्थक थे। इन तीनों समूहों के बीच रूस में गृह युद्ध छिड़ गया।
ग्रीन्स और व्हाइट्स को फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और जापान का भी समर्थन मिल गया। गृह युद्ध के दौरान लूटमार, डकैती और भुखमरी जैसी समस्याएं बड़े पैमाने पर फैल गई। सामूहिकरण क्या होता है? स्टालिन ने रूस में सामूहिकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया। इसके अंतर्गत सभी किसानों को सामूहिक खेतों कालखोज में काम करने के लिए बाध्य किया गया। ज्यादातर जमीन और साजो सामान सामूहिक खेती के स्वामित्व में सौंप दिए गए। सभी किसान सामूहिक खेतों पर काम करते थे और कालखोज के मुनाफे को सभी किसानों के बीच बांट दिया गया। और इसके बाद हमारे लास्ट पॉइंट बच रहा है समाजवादी समाज का निर्माण। इसमें क्या क्या है? समाजवादी समाज में क्या क्या हुआ था? सामूहिक खेती, केंद्रीकृत नियोजन, पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई थी, एक विस्तारित शिक्षा व्यवस्था विकसित की गई और फैक्ट्री कामगारों एवं किसानों को विश्वविद्यालयों में दाखिला दिलाने के लिए खास इंतजाम किए गए। मजदूरों के लिए आदर्श रिहायशी मकान बनाए गए। फैक्ट्रियों में बालवाड़ियां खोली गई और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गई। उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये था हमारा पूरा चैप्टर। ठीक है बच्चों, तो हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप करते रहिए अपने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू प्यारे बच्चों।